उसको शुरू करेंगे। और चैप्टर 11 में प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। तो यहाँ पर हम ये जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है, छाया कैसे बनती है और प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा और मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ आपको कि हम दुनिया में अनेक रंग बिरंगे वस्तुएं जो देखते हैं अपने चारों ओर, जैसे कार है, बस है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, इन सब को हम कैसे देख पाते हैं? क्या हम इन्हीं जगहों पर इनको अंधेरे में भी देख पाएंगे? नहीं ना। तो जब तक रोशनी है, सूर्य की रोशनी है, तब तक हम इन चीज़ों को देख पाते हैं, पर जैसे ही अंधेरा होता है तो हम इन चीज़ों को देख नहीं पाते। और कभी कभी लाइट बंद हो जाती है तो भी समस्या हो जाती है ना। फ्रेंड्स, मैं भी ये लाइट बंद कर दूं, जब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ लाइट बंद कर दूं, तो आप इन जो लिखे गए अक्षर हैं उनको नहीं देख पाओगे, है ना, नहीं देख पाओगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी वस्तु को सिर्फ रोशनी में ही देख पाते हैं। अगर अंधेरे कमरे में मोमबत्ती या टार्च जलाएं, तब वहाँ पर जहाँ तक कि उसकी रोशनी जाएगी उतने दूर की चीज़ें हमें दिखाई देंगी, है ना। तो जो ये टार्च है उसमें जो बल्ब लगा होता है वो क्या है? एक दीप्त वस्तु है। दीप्त मतलब जो स्वयं प्रकाश देता है उसे दीप्त कहते हैं, है ना। तो जैसे कि हमारे आकाश में सूर्य है, तो वो भी एक दीप्त पिंड है जो कि पृथ्वी को प्रकाशित करता है। और फ्रेंड्स, इसी प्रकाश से हम दिन में देख पाते हैं, है ना। और रात को सूर्य छिप जाता है तो हमें दिखाई नहीं देता कुछ भी। तो फ्रेंड्स, चलिए हम 11.1 शुरू करते हैं। इसमें हमारा है, पहले इसको देखते हैं। ये ऊपर एक छोटा सा लाइन लिखा हुआ है, उसको देखते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बल्ब जो है जो प्रकाश उत्पन्न करती है, तो वो क्या कहलाएगा? वो एक दीप्त पिंड कहलाएगा। इसी तरह हमारा सूर्य भी एक दीप्त पिंड है, उसकी खुद की रोशनी निकलती है ना। और हमारे सौर मंडल में सूर्य क्या है? एक तारा है जो कि रोशनी फेंकता है, मतलब जिससे हमें रोशनी मिलती है। और इसी तरह हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे हैं जो कि खुद की इस रोशनी से प्रकाशित होते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ें। हमारा 11.1 है पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी। अब हम इन चीज़ों को जानेंगे कि पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी क्या होते हैं। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था इन सब के बारे में, तो यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते तो वह अपारदर्शी वस्तु कहलाती है। बिल्कुल सही, है ना। जैसे कि पुस्तक है, एक बुक है, उसके आर पार हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते ना। जैसे कि कोई प्लास्टिक की चीज़ है, जैसे कि मैं ये दिखा रही हूँ आपको, ये एक रिमोट है, तो क्या हम इसके आर पार देख सकते हैं? ये प्लास्टिक की बनी हुई है ना, तो हम इसके आर पार नहीं देख सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये अपारदर्शी वस्तु है। उसी तरह जैसे कि मैंने और भी एग्जाम्पल आपको बताए थे पिछली क्लास में, तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, ठीक है। किसी वस्तु के आर पार देख पाते हैं तो वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। ऐसी वस्तुओं को पारदर्शी कहते हैं। जैसे कि कांच, एक प्लेन कांच ले लो और उसको हम उसके आर पार देख सकते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि वो प्रकाश को अपने आर पार होकर जाने देती है। इसीलिए हम उसके पीछे जो भी चीज़ें रखी होती है उसको देख पाते हैं। और कुछ वस्तुओं के आर पार देख पाते हैं पर बहुत स्पष्ट नहीं, ऐसे वस्तुओं को पारभासी कहते हैं। जैसे कि एक कपड़े का टुकड़ा लो आप, तो और उसके आर पार देखने की कोशिश करो, तो क्या आप देख पाओगे? नहीं देख पाओगे ना। तो ये क्या कहलाया? ये पारभासी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हमारा 11.2 है छायाएं वास्तव में क्या होती हैं। अब हम जानेंगे कि छाया होती क्या है, ये कैसे बनती है। तो जैसे कि आप धूप में खड़े हो जाओ तो आपके अपोजिट साइड में, मतलब जिधर सूर्य है उसके अपोजिट साइड में आपकी परछाई दिखने लगेगी। परछाई में हम रंग नहीं देख सकते, है ना। परछाई बिल्कुल काली सी दिखाई देती है ना। हम उसमें वस्तु, कौन सी वस्तु है इसका पता तो लगा सकते हैं उसके आकार को देखते हुए, है ना। क्योंकि जो वस्तु है उसकी छाया दिखाई देगी। जैसे किसी डब्बे को हम धूप में रखेंगे तो नीचे उसकी परछाई से हम जान सकते हैं कि वो एक डिब्बा है ना।
तो इस तरह से वस्तु की छाया वस्तु के आकार के बारे में बताती है। ओके, तो छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। मतलब जहां से भी रोशनी आ रही है, मतलब प्रकाश आ रही है, उसके बीच में कोई अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए, जिससे मतलब प्रकाश उसके आर पार नहीं जा सकती, तभी हम उसकी छाया देख पाएंगे। ओके, और छायाएं केवल पर्दे पर प्राप्त हो सकती है। मतलब हमें छाया प्राप्त करने के लिए एक पर्दे की जरूरत होती है। जैसे कि आप अगर धूप में खड़े हो बाहर मैदान में, तो जमीन क्या है, एक पर्दे का काम करेगी, और उस पर्दे पर, जमीन रूपी पर्दे पर आपकी मतलब परछाई उसमें दिखाई देगी। तो जमीन क्या हुआ, वो पर्दे का काम कर रही है। जैसे कि आप किसी दीवार के पास खड़े हो और आपके एक साइड से रोशनी आ रही है, तो दीवार भी एक पर्दे का काम करेगा। ओके, समझ में आया? तो इसे हम समझ सकते हैं कि छाया केवल पर्दे पर प्राप्त होती है। ओके, जैसे आपके हाथों में छिपी जंतुओं की छाया। फ्रेंड्स, आपने एक गेम तो खेला होगा, जैसे कि हम लोग लाइट जिधर से आ रही है उसके उल्टे साइड पे दीवार पे अपने हाथ से कुछ जैसे कुत्ते की, बिल्ली की आकृति बनाते हैं, और उसमें ऐसे लगता है कि जैसे वो किसी जीव जंतु का छाया है ना। तो ऐसा खेल तो आपने खेला ही होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। 11.3 सूची छिद्र कैमरा। फ्रेंड्स, आपकी बुक में एक सूची छिद्र कैमरा मतलब एक प्रकार का कैमरा है, जिसमें हम किसी दीप्त वस्तु की प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। ओके, प्रतिबिंब मतलब उसकी छाया। ओके, तो प्राकृतिक सूची छिद्र कैमरा। अब देखेंगे कि प्राकृतिक सूची छिद्र कैमरा क्या है। बुक में तो आपका 2 डिब्बे लेके उसमें सूची छिद्र कैमरा बनाने का विधि दिया हुआ है, पर यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल करके दिखा नहीं सकती आपको, सिर्फ मैं एक्सप्लेन ही कर सकती हूँ। तो हम प्राकृतिक सूची छिद्र कैमरे के बारे में बात करेंगे। जैसे वृक्ष के नीचे सूर्य के प्रतिबिंब, छायाओं का बनना, सूची छिद्र प्रतिबिंब आदि तभी संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करे। मान लो आप किसी पेड़ के नीचे खड़े हो और ऊपर से धूप आ रही है, तो हम देखेंगे कि नीचे जमीन पे पेड़ की छाया बन रही है ना। वो क्यों बनती है? तो पेड़ के जो डाल हैं उसकी पत्तियों के बीच में जो खाली जगह होती है, वो सूची छिद्र की भांति कार्य करती है। मतलब जो बुक में आपके दिखाया गया है सूची छिद्र कैमरा, उसी की भांति वो काम करती है। और इस जो खाली जगह है पत्तियों के बीच में, उसमें कई प्रकार की अनियमित आकृति बन जाती है जमीन पे उसके कारण, है ना। तो यही क्या कहलाया, प्राकृतिक सूची छिद्र कैमरा। और ये तभी संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करे। मतलब सूची छिद्र कैमरे में प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें प्रकाश को सीधी रेखा में गमन कराना पड़ेगा। मतलब कि उसके बीच में जो भी चीजें आएंगी उसका परछाई हमें दिखाई देगा। ओके, तो चलिए आगे। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम यहाँ पर एक चित्र देखेंगे। जैसे आप देख रहे हो, ये एक सीधी पाइप लेके इस मोमबत्ती को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मोमबत्ती को तभी देख पाएगा जब ये पाइप बिल्कुल सीधी रहेगी। मतलब उस प्रकाश के रास्ते में कोई ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए जो प्रकाश को रोक दे, तभी हम सामने वाली वस्तु को देख पाएंगे। इस सीधी पाइप से ये मोमबत्ती दिखाई देगी, और यहाँ पर ये लड़का जो है ये टेढ़ी पाइप पकड़ के रखा है और इससे देखने की कोशिश कर रहा है मोमबत्ती को। तो ये जो मोमबत्ती का प्रकाश है वो यहाँ कुछ दूर तक तो सीधे गमन करेगी, उसके बाद यहाँ से ये पाइप मुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर से प्रकाश के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। मतलब प्रकाश वहीं से कट जाएगा और इस लड़के को ये मोमबत्ती दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करेगी, तभी उसकी प्रतिबिंब किसी भी वस्तु की हमें दिखाई देगी। ओके फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं 11.4 दर्पण तथा परावर्तन। अब हम जानेंगे कि दर्पण क्या होता है और इसमें परावर्तन कैसे होता है। तो जैसे कि घर में सभी कोई दर्पण का उपयोग करते हैं अपना चेहरा देखने के लिए, तो जो आप चेहरा देखते हो वो दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन है। मतलब हम दर्पण के सामने खड़े हैं, दर्पण में हमारा चेहरा बना और वो परावर्तित होकर हमको दिखाई देने लग गया, तो यही क्या कहलाएगा, दर्पण में हमारे चेहरे का, मतलब
हमारा हूबहू प्रतिबिंब दिखाई देता है। और दर्पण में हम, आप जानते हो कि दर्पण कैसे बनाते हैं, तो एक प्लेन कांच ले लिए, उसके पीछे में ऐसा चमकीला पदार्थ लेप दिया जाता है, मतलब जैसे कि मरकरी वगैरह, पारा जो होता है वो बिल्कुल चमकीला होता है। उस पदार्थ की पॉलिशिंग कर दी जाती है वो जो कांच है, प्लेन कांच के पीछे साइड में, ठीक है। और उसके ऊपर एक और पेंट लगा दी जाती है जिससे वो पारा उसके बीच में सही जगह पर लगा रहे, है ना। सभी ने देखा होगा, कभी कभी घर में कोई कांच टूट जाता है या आईना या दर्पण टूट जाता है, तो सभी ने देखा होगा कि उसके पीछे एक पॉलिश लगी हुई होती है ना। तो इस तरह से जो दर्पण है उसको बनाया जाता है। और दर्पण काम कैसे करता है, तो ये परावर्तन, जो मैंने बताया कि परावर्तन के नियम पर काम करते हैं। मतलब आप दर्पण पे कोई भी लाइट या फिर कोई भी लाइट पड़ेगी तो दर्पण उसको अपने से परावर्तित कर देता है, मतलब उस प्रकाश की दिशा को बदल देता है ना। तो यही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और फ्रेंड्स, जैसे कि कुछ कहीं भी आप, जैसे पानी में, जैसे झील या तालाब में कभी कभी आप पेड़ का प्रतिबिंब देखे हो, हूबहू पेड़ जैसा खड़ा है वैसे ही पानी में दिखता है, सेम टू सेम पेड़ का छाया उसमें दिखाई देगा। पर यहाँ पे हम छाया और प्रतिबिंब, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। छाया में हमको सिर्फ जो परछाई है वो सिर्फ काले रंग की दिखाई देगी, पर प्रतिबिंब हमारे सेम टू सेम हमारे जैसा ही होगा। जैसे प्रतिबिंब क्या है, हमें रंगीन दिखाई देगी, हमारा रंग जैसा है, हमने जैसे कपड़े पहने हैं वो पूरा दिखाई देगा, पर परछाई में सिर्फ आपकी आकृति ही दिखाई देगी। ओके, तो आपने सभी ने देखा ही होगा तालाब में जो है पेड़ या किसी भी इमारत या बिल्डिंग का परावर्तन। ओके, यहाँ पर चलो आगे और देखते हैं। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। मतलब जो मैंने समझाया कि हम दर्पण में अपना चेहरा हूबहू देख सकते हैं, हमारा आँख, नाक, कान, सिर्फ अंतर इतना होता है कि दर्पण में हमारा लेफ्ट राइट दिखता है और राइट लेफ्ट दिखता है ना। तो प्रतिबिंब छायाओं से भिन्न होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि प्रतिबिंब हमें सिर्फ ऐसे मान लो दो लड़के खड़े हैं और उन दोनों की छाया दिख रही है आपको, तो आप पहचान नहीं पाओगे कि कौन सी छाया किस लड़के की है ना। पर अगर आप दर्पण में प्रतिबिंब देखो तो आप बिल्कुल पहचान लोगे कि कौन लड़का राम है, कौन लड़का श्याम है ना। तो इस तरह से छाया और प्रतिबिंब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर एक छोटा सा और प्रैक्टिकल कराया गया है जिसका मैंने चित्र बनाया है। ये एक थर्मोकोल है और इसके ऊपर एक शीट लगी हुई है, ये शीट है। यहाँ पर एक कंघी रखा है और ये एक दर्पण है। ओके, और यहाँ से टार्च के द्वारा इसमें लाइट फेंकी जा रही है, मतलब इस पे लाइट पड़ रहा है इस कंघी पे। तो इस कंघी का जो प्रतिबिंब है, मतलब परछाई है, प्रतिबिंब नहीं परछाई, वो परछाई किस में पड़ेगी, इस सीट पे पड़ेगी। ये जो लंबा लंबा आप देख रहे हो ये उसकी परछाई है कंघी की, पर ये जो परछाई है उसका प्रतिबिंब इस दर्पण पे पड़ रहा है और वो परावर्तित होके इस सीट पर गिर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्रॉस क्रॉस, तो ये उसी का उदाहरण है। इसमें लिखा क्या है, सरल रेखा में चलता हुआ तथा दर्पण से परावर्तित होता प्रकाश। तो इस पर हम प्रकाश के जो परावर्तन है उसको इस प्रैक्टिकल के माध्यम से समझ सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है और अब आती है बारी क्वेश्चन पूछने की। तो ये एक प्रश्न है, केलाइडोस्कोप और पेरिस्कोप के बारे में बताइए, यह किस विधि से कार्य करते हैं। फ्रेंड्स, आपको केलाइडोस्कोप और पेरिस्कोप के बारे में बताना है और इन दोनों की विधियां बतानी कि इन दोनों कौन से मेथड से काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चित्र और मैंने बनाया है, ये पेरिस्कोप का चित्र है। ये जो लड़का यहाँ पे आपको दिख रहा है और ये जो जेड की आकृति की है वो एक पेरिस्कोप है। ओके, यहाँ पर एक पेड़ है और यहाँ पे दर्पण, फर्स्ट दर्पण यहाँ पे लगा हुआ है, ये सेकेंड दर्पण है। तो इस पेड़ का प्रतिबिंब इस पहले दर्पण पे बनेगा, फिर यहाँ से परावर्तित होकर वो दूसरे दर्पण पे जाएगा। ठीक है, फिर इस दूसरे दर्पण से इस लड़के को दिखाई देगा। तो यही क्या है, पेरिस्कोप है। और आपको इसकी मेथड बताना कि ये किस विधि से कार्य करता है, ये जो पेरिस्कोप और केलाइडोस्कोप है। ओके फ्रेंड्स, तो
आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारी छोटी सी जो टीम है उसकी तरफ से आप सबको होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।